वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर से हम हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से जेनेटिक्स में जो यूनिट है उसके बारे में डिटेल करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स पर ही है जो जेनेटिक्स की सारी बेसिक्स को समझाता है और वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेसिकली जेनेटिक्स वुड रिमेन सेम, तो यही चैप्टर जरूरी नहीं है हम इस चैप्टर को इसी तरह से फॉलो करें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जेनेटिक्स की सारी बेसिक्स हम अब इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले जेनेटिक्स होता क्या है, तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, जेनेटिक्स यानी कि जीन्स की स्टडी। इसका मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of genes is known as genetics। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जीन्स क्या होते हैं? आप अगर छोटे क्लासेस में आपने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा। सेल्स के सेंटर में, जनरली सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन। सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप क्रोमोसोम्स को ध्यान से देखोगे तो क्रोमोसोम्स दो चीजों से बने होते हैं, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स। अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सारे सेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में ही स्टोर्ड होती है। बेसिकली डीएनए ही एक सेल को कंट्रोल करता है, इसीलिए डीएनए ही एक ऑर्गेनिज्म को, उसकी फिजियोलॉजी को, उसके डेवलपमेंट को, उसके फिजिकल फीचर्स को, हर चीजों को कंट्रोल करता है। इसका मतलब अगर आप इस डीएनए को ध्यान से देखते हो, जो जनरली एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी डिटेल हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि डीएनए के बीच बीच में कई जगहों पर कुछ स्पेशल फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। यही फंक्शनल यूनिट्स कहलाते हैं जीन्स। डीएनए के अलग अलग हिस्सों में या बहुत सारे जगह पर बहुत सारे कुछ छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो फंक्शनल यूनिट्स कहलाते हैं और यही फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जीन्स। मगर क्योंकि हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स का फादर किसको बोला जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल, G.J. मेंडल नाम के साइंटिस्ट, एक्चुअली ही वॉज अ मैथमेटिशियन बाय प्रोफेशन, पर फिर भी बायोलॉजी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी जेनेटिक्स को इन्होंने ही सबसे पहले समझाया था। जीन्स की सबसे पहले जो स्टडी थी या जेनेटिक्स की जो स्टडी थी, उसमें मेंडल को अपने टाइम पर जीन्स वर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। ये जो टर्म जीन है ये बाद में जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, मगर मेंडल इसी जीन को फैक्टर के नाम से जानते थे। तो अब हम जेनेटिक्स की डिटेल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेंडल का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में क्यों है और उन्होंने क्या वर्क प्रपोज किया था जेनेटिक्स के ऊपर। सो इन द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सबसे पहले टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं। प्रिंसिपल्स माने रूल्स, किस तरह से आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन काम करता है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस मीन्स वो सारे कैरेक्टर्स जो एक पेरेंट से एक बच्चा इनहेरिट करता है। इनहेरिट का मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होता है, पेरेंट से बच्चों तक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उसी का मतलब है इनहेरिटेंस। एंड वेरिएशंस का क्या मतलब है? वो सारे डिफरेंसेस, वो सारी चीजें जो अलग अलग हैं एक पेरेंट से उसके बच्चे में। खास करके देखो, जब हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, इट इज ऑब्वियस कि हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स में डीएनए नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उनमें डीएनए जो है या क्रोमोसोम्स जो है वो दो अलग अलग पेरेंट से मिक्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनमें जेनेटिक्स का जो ज्यादा रोल है, रोल जेनेटिक्स का जरूर होता है, मगर उनमें वेरिएशन का रोल नहीं होता, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स से उनमें कैरेक्टर्स मिक्स नहीं होते। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें वेरिएशन अराइज होता है, और वेरिएशन का मतलब है वो सारे डिफरेंसेस जो हमें एक बच्चे में दिखाई देते हैं जो उनके पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करना या कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट से अगले जनरेशन तक, और वेरिएशन माने वो सारे डिफरेंसेस जो हमें दिखाई देंगे अगले जनरेशन के मेंबर्स में या फिर बच्चों में या फिर ऑफस्प्रिंग्स में।
सबसे पहली बात हम लोग क्योंकि जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें बोलते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स है आपके ग्रेगर जोहान मेंडल, G.J. मेंडल। इन्हें सिंपली मेंडल नाम से भी जाना जाता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जोहान मेंडल। इनकी बर्थ जो थी वो 22 जुलाई को हुई थी, 22 जुलाई 1822। तो ये इनका बर्थ किया गया। और डेथ 1884। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जोहान मेंडल। 22 जुलाई 1822 को ही वॉज बॉर्न एंड ही डाइड ऑन 1884। तो 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंडल के डेथ के टाइम पर इनके वर्क को, जो भी इन्होंने इतनी मेहनत करी, इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला था, इनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, इसे माना नहीं गया था। इनकी डेथ के 16 सालों बाद 3 साइंटिस्ट की एक टीम ने इनके पूरे वर्क को रीऑर्गेनाइज करके उस पर रिसर्च करी और इनके पूरे वर्क को फिर से परफॉर्म किया। तब उससे ये फाइनली 19th सेंचुरी यानी 1900 में ये प्रूव हो गया था कि इनकी सारी एक्सपेरिमेंट्स, जो भी इन्होंने वर्क जेनेटिक्स पे परफॉर्म किया, वो सब कुछ एकदम करेक्ट था। तो ग्रेगर जोहान मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। 1822 में ही वॉज बॉर्न, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके डेथ के 16 सालों के बाद तक भी इनके वर्क को किसी तरह का वेरिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। बाद में 1900 में 3 साइंटिस्ट की टीम ने इनके वर्क को रीवेरीफाई करा और तब जाकर ये प्रूव हुआ कि इनकी सारी बातें सही थी। मगर इनका वो वर्क था क्या? इन्होंने वर्क किया जेनेटिक्स पर, यानी कि इन्होंने जेनेटिक्स की सारी सबसे बेसिक डिटेलिंग समझाई। इन्होंने गार्डन पी प्लांट यानी पाइसम सटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और ये प्रूव किया कि कोई ऐसी चीज है जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है और यही चीज बच्चों, पेरेंट्स से बच्चों तक इनहेरिट होती है या फिर ट्रांसफर होती है या फिर ट्रांसमिट होती है। तो वो चीज थी क्या? दे वर एक्चुअली जीन्स। मगर मेंडल को वो बात नहीं पता थी। मतलब उस समय वो जो टर्म जीन है वो ओरिजिनेट नहीं हुआ था। उस समय मेंडल ने उस चीज को एक स्पेशल यूनिट बोला था और उसको वो कहते थे फैक्टर। यानी जीन को पहले मेंडल क्या बुलाते थे? फैक्टर। यानी कि एक स्पेशल यूनिट, एक डिस्क्रीट यूनिट जो रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट्स से बच्चों तक कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए। और वही जीन्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। पर उनको जीन नाम नहीं पता था, उस समय वो वर्ड नहीं आया था, वो बाद में जोहानसन ने प्रपोज किया था। मेंडल इस जीन को किस नाम से जानते थे? फैक्टर। तो फैक्टर और जीन बेसिकली एक ही है, बट नाउ वी नो कि वो चीज क्या थी, वो थी जीन। तो मेंडल ने किस पर वर्क किया था पहले हम लोग वो मेंशन कर दें। ही वर्कड ऑन गार्डन पी प्लांट एंड दैट इज गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम याद रखिए, वो है पाइसम सटाइवम। गार्डन पी प्लांट साइंटिफिकली दिस इज नोन एज पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम ये बायनोमियल नेम है इसका, पाइसम सटाइवम। और जब भी आप बायनोमियल नेम लिख रहे हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो कि हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो कर सकें। पाइसम सटाइवम, तो ये इसका पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। और इन्होंने 6 सालों तक गार्डन पी प्लांट पर वर्क किया था। तो पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने ही वर्कड फॉर 6 इयर्स। 6 सालों तक इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसी के बेस पर अल्टीमेटली वो जेनेटिक्स को समझा पाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने 6 सालों तक काम किया था। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंडल की, जिन्होंने गार्डन पी प्लांट पर 6 सालों तक काम किया था। एक बात और मैंने आपको भी बता दी है, तो इनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। इनके डेथ के 16 सालों बाद यानी आफ्टर 16 इयर्स 1900 में इनका वर्क रिकॉग्नाइज हुआ। तो इससे पहले हम लोग किसी भी चीजों के बारे में बात करें, जैसे कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था? मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया तो गार्डन पी प्लांट कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाते थे, कुछ स्पेशल रीजंस थे। मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ था, उसके रीजंस क्या थे? मेंडल का वर्क बाद में कैसे और क्यों रिकॉग्नाइज हुआ? 3 साइंटिस्ट की टीम ने उनके वर्क को 1900 में फिर से वेरीफाई करके ये चीज प्रूव करी थी कि इनकी सारी बातें जेनेटिक्स के ऊपर सही थी। ये सारी बातें हम बाद में डील करेंगे, पर उससे पहले क्योंकि हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिया है, हमें जेनेटिक्स की वेरी बेसिक्स पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स के बारे में अब हम डील करेंगे, दैट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स।